Welcome back to Exam Express. Today we will be doing previous year questions of methods of calculating national income, and by doing this we will be completing our unit 1 for macroeconomics. ये one of the heaviest unit में से एक थी national income. तो अब इस वीडियो के साथ ये यूनिट खत्म हो जाएगी. Now let's start question 1. तो अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. अब याद करो कि नेशनल इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है. नेशनल इनकम में फर्स्ट भी इंक्लूड इज फैक्टर इनकम्स एंड सेकंड भी इंक्लूड इज इनकम फ्रॉम नॉर्मल रेजिडेंट्स. अब इन दोनों का मतलब तो पता है कि क्या होता है, तो अब ऑप्शंस में से देखते हैं. फर्स्ट है ट्रांसफर पेमेंट्स. सी ट्रांसफर पेमेंट्स हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते बिकॉज ये वो इनकम होती है जो किसी को एज अ हेल्प मिलती है या फिर एज और डोनेशन मिलती है. नेशनल इनकम में हम ट्रांसफर पेमेंट्स ऐड नहीं करते. नेक्स्ट है हमारा सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स. हम ये भी इंक्लूड नहीं करते. वाई? एक एग्जांपल से देखते हैं. फॉर सपोज यू परचेज अ कार फॉर ₹10 लाख. ठीक है, अब आपने थोड़ा टाइम अब वो जो 10 लाख है वो आपने पे वगैरह कर दिया एंड वो नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गया. हमारे कार की प्रोडक्शन सिर्फ एक हुई, मतलब एक ही कार की बात हो रही है. अब वही सेम कार आपने थोड़े टाइम बाद रीसेल कर दी फॉर 5 लाख. अब मार्केट में, अब इकोनॉमी में कोई नई कार प्रोड्यूस नहीं हो रही. वही सेम कार जिसकी वैल्यू ऑलरेडी नेशनल इनकम में इंक्लूड हो चुकी थी वही दोबारा बिक रही है. तो ये जस्ट ट्रांसफर हो रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे. तो इन दैट केस ये नेशनल इनकम में ऑलरेडी इंक्लूडेड है. यू वॉन्ट इंक्लूडेड अगैन, क्योंकि अगर आपने इसे दोबारा इंक्लूड कर दिया तो वो एज अ डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी इधर. सो जहाँ पर भी सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स हो, सेकेंड हैंड मशीनरी, बेसिकली सेकेंड हैंड चीज़ों की बात हो, तो यू वॉन्ट अगैन एड इट. एक ही बार ऐड होगा वो जो आपने परचेज के टाइम पे कर दिया. नेक्स्ट, सैलरी ऑफ गवर्नमेंट टीचर. यस, दिस इज करेक्ट. इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज वो उनकी फैक्टर सर्विसेज का रिवॉर्ड है. जो भी सैलरी है तो वो आप नेशनल इनकम में इंक्लूड करोगे. फिर भी एक बार लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, लॉटरी विनिंग्स. ये भी नहीं होगा. वाई? बिकॉज ये ट्रांसफर इनकम है इन द फॉर्म ऑफ अनअर्न्ड इनकम. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डबल काउंटिंग रेफर्स टू. अब डबल काउंटिंग क्या है? डबल काउंटिंग वर्ड से तो लग रहा है दो बार काउंट कर लेना. तो बेसिकली जब आप सेम गुड की वैल्यू दो बार ऐड कर दो, लाइक फॉर एग्जांपल यू गो टू अ बेकरी शॉप टू बाय ब्रेड. ठीक है, तो अब ब्रेड के अंदर ना उसके सारे मटेरियल्स की कॉस्ट इंक्लूडेड है, चाहे वो फ्लोर हो या वो शुगर सॉल्ट वट एवर, सब कुछ इंक्लूडेड है वो. अब हर एक चीज़ की प्राइस, लाइक फॉर सपोज एक ब्रेड के अंदर 10 रुपए का फ्लोर है, 40 रुपीज़ की शुगर है एंड फाइनल ब्रेड आपको मिल रहा है 100 का. तो यू विल जस्ट पे ₹100, नॉट 100, 40, 10, 150 पे नहीं करोगे आप. राइट, आप सिर्फ 100 रुपीज़ पे करोगे ब्रेड की. वाई? बिकॉज उसके अंदर ये जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, फ्लोर और शुगर, उनकी प्राइस ऑलरेडी इंक्लूडेड है. ठीक है, अब हम इसका ऑप्शन देखते हैं. काउंटिंग ट्रांसफर पेमेंट्स ट्वाइस, काउंटिंग इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स बोथ, काउंटिंग एक्सपोर्ट्स ट्वाइस, या फिर काउंटिंग इनकम ऑफ फॉरेनर्स. तो अब डबल काउंटिंग में वो हो गया कि आप इंटरमीडिएट गुड भी ऐड कर दो, आप फाइनल गुड भी ऐड कर दो. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, काउंटिंग इंटरमीडिएट गुड्स. बेसिकली जो गुड्स एज रॉ मटेरियल लगी हैं और फिर फाइनल गुड को भी इंक्लूड कर दो. सो दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 3. व्हाट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस. सबसे पहले तो वो रिलेशनशिप याद रखो जो मैंने जीडीपी एट एफसी और एमपी का बताया था, कि एमपी से एफसी जा रहे हो आप तो माइनस एनआईटी, एफसी से एमपी आ रहे हो तो ऐड एनआईटी, एंड एनआईटी मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, आईटी माइनस सब्सिडीज. तो अब यहाँ पे पूछा है जीडीपी एट एमपी, तो अब ऑब्वियसली यू विल कैलकुलेट दिस फ्रॉम जीडीपी एट एफसी. ठीक, अब इसमें क्या करना है, ऐड करना है एनआईटी या फिर माइनस. फॉर दैट अब यहाँ पे एफसी से आप एमपी पर जा रहे हो, राइट, तो यू विल ऐड एनआईटी. एनआईटी और एनआईटी क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडीज. तो अब करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारा ऑप्शन बी, जीडीपी एट एफसी प्लस एनआईटी विच इज आईटी माइनस सब्सिडीज. All right, moving to next. Which of the following
विच इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के बेसिकली 3 वेज होते हैं, राइट? एक तो वैल्यू एडेड मेथड, एक इनकम मेथड और एक एक्सपेंडिचर मेथड। अब इन्होंने जो है हमसे पूछा है कि एक्सपेंडिचर मेथड में आप क्या क्या ऐड नहीं करते। तो अब एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला याद करो। इट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजम्पशन, then it is government final consumption expenditure. Next is gross domestic capital formation, gross domestic capital formation plus net exports. ठीक है, net exports you can also denote it as, wait, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो x माइनस m, जहाँ पे x डिनोट करता है हमारा एक्सपोर्ट्स और m डिनोट करता है हमारा इम्पोर्ट्स। तो अब यहाँ पे देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है, एक्सपोर्ट्स नेट एक्सपोर्ट्स के फॉर्म में होता है, बट स्टिल काउंट तो हम करते हैं ना, मतलब एक्सपोर्ट्स में से इम्पोर्ट्स माइनस करते हैं तो ये भी आएगा। अब परचेज ऑफ शेयर्स, इनमें से कहीं पे भी परचेज ऑफ शेयर्स की बात नहीं हुई, तो एक्सपेंडिचर मेथड में यू डोंट इंक्लूड परचेज ऑफ शेयर्स। हाउस होल्ड कंजम्पशन भी आप ऐड करते हो इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। इसके अंदर इसके भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक फाइनल कंजम्पशन हाउस होल्ड, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स, और दूसरा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो हाउस होल्ड कंजम्पशन भी यहाँ इंक्लूड हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो ये रहा, एक्सपोर्ट्स भी ये रहे। तो परचेज ऑफ शेयर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सपेंडिचर मेथड, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, परचेज ऑफ शेयर्स। मूविंग टू नेक्स्ट, increase in consumption, investment, government expenditure, exports are example of leakages, withdrawals, both A and B, या फिर injections। ठीक है, तो पहले देखो व्हाट बेसिकली लीकेजेस मीन्स। तो देखो किसी भी इनकम में, लाइक अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो इन दैट केस लीकेजेस ना वो पोर्शन है इनकम की जो सर्कुलर फ्लो से निकाल ली गई। फॉर एग्जांपल सेविंग्स, ठीक है, वो सर्कुलर फ्लो का में से निकाल लो, अगर आप यू आर सेविंग सम अमाउंट, तो इन दैट केस दैट इज अ लीकेज। देन टैक्सेस एंड देन इम्पोर्ट्स, ये सब पार्ट है लीकेजेस का, विच बेसिकली मीन्स विड्रॉल्स। लीकेजेस का दूसरा नाम ही विड्रॉल्स है, तो ऑप्शन ए बी और सी तो अपने आप ही गलत हो गए। ठीक है, अब इंजेक्शंस की बात करते हैं। इंजेक्शंस होते हैं एडिंग ऑफ इनकम इनटू द सर्कुलर फ्लो। अगर ये आपका सर्कुलर फ्लो है, अगर इसमें आप कुछ ऐड कर रहे हो, तो इन दैट केस वो आपका इंजेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट्स, ये हमारा इंजेक्शंस का पार्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। जस्ट रिमेंबर लीकेजेस और विड्रॉल्स एक ही बात है। लीकेजेस और विड्रॉल्स में आते हैं हमारे सेविंग्स, टैक्सेस और इम्पोर्ट्स, और इंजेक्शंस में हमारे आते हैं इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट्स। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट, a farmer sells cotton to textile mill for rupees 2000. Mill sell clothes to retailer for 3500. Okay. Next, retailer sells to consumer for 5000. If mill had unsold stock worth rupees 500, GDP will be. अब देखो ये होगी 2000 ऑलरेडी इंक्लूड, मतलब यहाँ पे अगर ये जो हम 5000 की बात करें जो कंज्यूमर को सेल करी जाएगी, उसके अंदर कॉटन वगैरह ये सारे प्राइस ना इंक्लूडेड है, तो ये 5000 ऐड होगा। बट यहाँ पे एक और लाइन है कि एक अनसोल्ड स्टॉक पड़ा है 500 का, तो बेसिकली इसके अंदर आप अनसोल्ड स्टॉक भी 500 का ऐड करोगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5500। ठीक, ओके, क्वेश्चन 7, ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, व्हाट इज ऑपरेटिंग सरप्लस? अब देखो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है। सी इट रेफर्स टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब इंक्लूड क्या क्या करता है, एक तो रेंट करता है, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और फिर प्रॉफिट। ठीक है, ये सब ऑपरेटिंग सरप्लस इंक्लूड करता है। अब फॉर्मूला देखते हैं, ये तो वही हो गया रेंट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, तो ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये भी करेक्ट है। सी देखते हैं, एनडीपीएफ माइनस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज माइनस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, नो ये गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बोथ ए एंड बी, राइट। नेक्स्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन is the sum total of expenditure on fixed asset,
Gross domestic fixed capital formation and change in stock. Yes, gross domestic capital formation में यही इंक्लूड होता है, एक तो कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ये करेक्ट है। फिर भी आगे देख लेते हैं। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, ये भी करेक्ट है। देखो, अब अगर मान लो आपने बी ऑप्शन पढ़ा, आपको आपको दिखा कि हाँ बी ठीक है, तो आप डायरेक्ट बी कराओगे आंसर। बट सारे ऑप्शन एक बार पढ़ लो, हो सकता है इसका आंसर बोथ बी एंड सी वाले केसेस बन रहे हो। जैसे कि यहाँ पे इसका आंसर बोथ बी एंड सी होगा, क्योंकि यहाँ पे बी भी सही है और सी भी सही है, ठीक है। तो डू रिमेंबर कि आपको सारे एमसीक्यूज एक बार देखने हैं, उसके बाद ही कोई आंसर मार्क करना है। ओके, सो नेक्स्ट नाइन्थ, which of the following is not included in inventory investment, ठीक है। ऑप्शंस हैं चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वी इंक्लूड दिस। चेंज इन स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, ये भी। चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी। चेंज इन सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, नो। सेल्स का चेंज ड्यूरिंग द ईयर में इज नॉट रिलेटेड, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड नहीं होगा, वही याद रखो कि फैक्टर इनकम्स इंक्लूड होती हैं और इनकम फ्रॉम नॉर्मल रेजिडेंट्स। रिसीप्ट ऑफ अ गिफ्ट चेक सेंट बाय योर पेरेंट्स सेटल अब्रॉड, अब ये तो एज हमारा गिफ्ट हो गया, तो गिफ्ट्स को तो हम इंक्लूड नहीं करते, वो तो ट्रांसफर इनकम्स हो गई। रिपैट्रिएशन ऑफ वेजेस अर्न्ड बाय एनआरआईज टू देयर पेरेंट्स इन इंडिया, ये भी वही जिस उन्होंने भेजी हैं, तो ये भी नहीं होगा। एक्साइज ड्यूटी ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये भी नहीं होगा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, इनमें से कोई भी इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम में। क्यों? क्योंकि हमें रीजन पता है, वी इंक्लूड ओनली फैक्टर इनकम्स एंड इनकम फ्रॉम नॉर्मल रेजिडेंट्स। नेक्स्ट, ओके, वी हैव अ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब निकालना क्या है, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हमें वैल्यूज दे रखी हैं, आउटपुट सोल्ड, प्राइस पर यूनिट, ये सब हमें वैल्यूज दे रखी हैं। तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट यू विल कैलकुलेट इज सेल्स। सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लो क्या होगा, दैट्स, और कोई से सही से लिखते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो आई एम राइटिंग डेल्टा स्टॉक्स विच मीन्स चेंज इन स्टॉक। देन वी विल, oh sorry, not, then we will subtract intermediate consumption and then subtract depreciation. By doing this you will get net value added at market cost. I hope so आपको ये formulas derive करने आते हैं, कि market price पे है तो क्या चीज़ इंक्लूड होगी, क्या चीज़ माइनस होगी, ये सब। ठीक है, हमने फॉर्मूला हमने समझ लिया कि क्या बनेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस डेप्रिसिएशन। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सेल्स निकालो। सेल्स भी इन्होंने देखो, आउटपुट सोल्ड और प्राइस पर यूनिट दोनों अलग अलग दे रखा है, तो सेल्स निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, दैट इज क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना है, विच इज 700 इंटू 15, ठीक है, विच इज आवर 1500, ठीक है, हमने ये निकाल लिया। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी हमें नेगेटिव में दे रखा है 800, तो हम इसे ऐड करने के बजाय माइनस करेंगे, या ऐसा भी कर सकते हो, विच मीन्स सब्ट्रैक्ट। देन हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन दैट इज 6200, ये तो सब्ट्रैक्ट ही होगा। नेक्स्ट है हमारा डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन की वैल्यू है हमारी 500, ये भी सब्ट्रैक्ट होगा। एंड इसको सॉल्व करने के बाद you will get the answer as 3000, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। आई होप सो समझ आया होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूलाज डिराइव करने समझ नहीं आते, कुछ माइनस करना है तो दे ऐड और समथिंग, तो हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑफ दिस, ताकि आप पेपर में जल्दी से जल्दी ये चीज़ें सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट, okay, statement based questions. Statement 1, unemployment allowance is the transfer payment. Yes, क्योंकि वो एक तरीके से अर्नड उसमें जा रही है, जस्ट ट्रांसफर हो रही है, तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, एग्रीगेट ऑफ रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। अभी हमने पिछले एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था व्हाट इज ऑपरेटिंग सरप्लस,
तो ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला ही रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये भी हमारा सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर करेक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट, change in stock is not a wait, change in stock is not a stock variable, state true or false। अब हमने ये देखा था फ्लो वेरिएबल और स्टॉक वेरिएबल कौन से होते हैं। तो अब हमें देखना है कि चेंज इन स्टॉक जो है हमारा स्टॉक वेरिएबल है या फिर फ्लो वेरिएबल। सी, चेंज इन स्टॉक ना हमारा फ्लो वेरिएबल होता है, ना कि स्टॉक। वाई? बिकॉज ये चेंज हो रहा है और आप ये ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम आप इसे देखोगे। जो स्टॉक होता है वो एट अ पर्टिकुलर टाइम होता है, एट अ पर्टिकुलर डेट। बट चेंज इन स्टॉक आप ऐसे नहीं देखते, तो दैट इज अ फ्लो कंसेप्ट। अब स्टेटमेंट हमारी है चेंज इन स्टॉक इज नॉट अ स्टॉक कंसेप्ट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। In actual, change in stock is a flow concept. Next, income from exports is a part of what? Net factor income from abroad, component of gross domestic product, both A and B, या फिर cannot be determined। अब देखो ये जो income from export है ना, is a part of component of gross domestic product। Why? Because it is a part of net exports। ये ना net exports में हम count करते हैं formulas में। तो दैट्स वाई इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ये पार्ट है। ठीक, नेक्स्ट, expenditure by the household on the construction of residential building should be treated as investment expenditure। Why? मतलब देखो इन्होंने ये तो कह रखा है कि स्टेटमेंट सही है कि जो एक्सपेंडिचर है हाउस होल्ड जो कंस्ट्रक्शन पे लगा रहे हैं अपनी बिल्डिंग पे, तो उसको हमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहना चाहिए। अब पूछ रहे हैं किस रीज़न से हमें ये स्टेटमेंट सही लग रही है। फर्स्ट है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आर इनकम जनरेटिंग फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, दिस इज करेक्ट। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वी नो। इन्होंने ही दे रखा है कि शुड बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो हाँ ये भी सही है। तो कैनॉट बी डिटरमाइंड तो ऑप्शन ही मतलब नहीं बनता इसमें, हमें पता है कि ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, ओके, अगेन ओ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब आपको निकालना है जीडीपी एट, सॉरी वेट, तो अब आपको निकालना है जीडीपी एट एमपी। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो देखो इनमें से कौन सा मेथड लगेगा। तो जहाँ पे अब देखो यहाँ पे आपको दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट परचेजेस, तो यहाँ पे हमारा लगेगा एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से फॉर्मूला लगाते हैं। पहला होता है हमारा प्राइवेट कंजम्पशन, ठीक है, मतलब प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन गवर्नमेंट का परचेज मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, देन हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जाता है, देन हमारे नेट एक्सपोर्ट्स जाते हैं विच इज एक्स माइनस एम। ठीक, तो अब देखते हैं हमें इनमें से क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पी हमें दे रखा है 350। नेक्स्ट गवर्नमेंट का हमें दे रखा है 100। नेक्स्ट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो क्या वो हमें दे रखी है, यस ये दे रखी है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एज 90। और यहाँ पे हमें डायरेक्ट नेट एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं। देखो अगर यहाँ पे अगर एक ट्विस्ट होता आपको नेट एक्सपोर्ट्स 10 दे रखे हैं और साथ में आपको दे रखा है इम्पोर्ट्स 5, तो आप क्या करते, 10 माइनस 5। ठीक है, बेसिक माइंड में तो यही आता है कि एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, तो नहीं ये टोटली गलत हो जाता। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब खुद में ही यही है कि वो एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स करके आपको वैल्यू दे रखी है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। अगर आपको नेट एक्सपोर्ट्स अलग से दे रखा है तो यू जस्ट हैव टू टेक नेट एक्सपोर्ट्स। ऐसे में इम्पोर्ट्स अलग से कंसीडर नहीं होगा बिकॉज वो ऑलरेडी ट्रीटेड है। नेट एक्सपोर्ट्स इज इटसेल्फ ट्रीटेड, उसमें एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट कर रखा है। तो यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स की इस पूरे की वैल्यू हमें दे रखी है 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, दिस 100 200 एंड 350, तो इट इज 550 करोड़। तो ऑप्शन है ऑप्शन बी 550 करोड़। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, व्हाट कॉजेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री स्टॉक। अब इन्वेंट्री स्टॉक एकदम से क्या क्या रीजन से बढ़ सकता है आपका।
अनएक्सपेक्टेड फॉल इन डिमांड इन द करंट ईयर, ठीक है, ये मान लो आपने 100 यूनिट सोच के चला था कि आप 100 यूनिट्स बिकेंगे, ठीक है, बट डिमांड सडनली फॉल हो गई, सिर्फ 70 यूनिट्स बिके। वाई? बिकॉज अब डिमांड फॉल किसी भी रीज़न से हो सकती है, मार्केट में पैसों की शॉर्टेज हो गई, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ गई, किसी भी रीज़न से डिमांड कम हो गई, तो अब आप ऑब्वियसली कम यूनिट्स बेचोगे, ठीक है, तो बचे हुए 30 यूनिट्स आपका स्टॉक पाइल अप हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। एक्सपेक्टेड राइज इन डिमांड इन द नियर फ्यूचर, ओके, अभी आप अपने उसका टारगेट 100 यूनिट्स ही लेके चलते हो, बट यू फील लाइक कि अगले महीने जो डिमांड है ना वो 120 यूनिट्स की होगी, तो आप +20 यूनिट्स की प्रोडक्शन कर लेते हो, तो जब तक वो डिमांड बढ़ती नहीं है वो 20 यूनिट्स एक्स्ट्रा आपके पास ही पाइल्ड अप है, ठीक है, आपके पास पड़े हुए हैं, तो बेसिकली आपका इन्वेंट्री स्टॉक फिर से बढ़ गया, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ बोथ ए एंड बी। ऑलराइट, नेक्स्ट, operating surplus does not arise in subsistence sector and in general government sector of the economy. Is the statement correct? अब देखो उस क्वेश्चन को समझो, रीड इट अगेन, थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, पढ़ो खुद से एक बार। तो अब समझो कि ऑपरेटिंग सरप्लस सिर्फ सब्सिस्टेंस सेक्टर में क्यों वो होता है। सी, इन सब्सिस्टेंस सेक्टर प्रोडक्शन इज मेंट ओनली फॉर सब्सिस्टेंस, तो बेसिकली प्रोडक्शन जो है वो सेल के लिए नहीं हो रही, इन दैट केस आपका कोई मार्केटेबल सरप्लस नहीं है, राइट, आपका मार्केटेबल सरप्लस नहीं है, तो यहाँ पे अपने आप ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं होगा, ठीक है। और अब ये तो हमने सब्सिस्टेंस सेक्टर का देख लिया, अब हम जनरल गवर्नमेंट सेक्टर का देखते हैं। सी, गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट प्रोड्यूस्ड फॉर सेल इन दैट मार्केट, ठीक है, क्योंकि वो वेलफेयर के लिए प्रोड्यूस हो रही हैं। अब फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर है, तो वो फ्री ऑफ चार्ज में मिल रहा है, पुलिस एंड ऑल आपको तो फ्री ऑफ चार्ज में मिल रहा है, हेंस यहाँ पे भी ऑपरेटिंग सरप्लस का कोई काम नहीं होता, तो इन दैट केस दी स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट हम ये रीज़न समझ रहे थे कि ऐसा क्यों होता है। सब्सिस्टेंस सेक्टर में बात करें तो मार्केटेबल सरप्लस नहीं है, इसलिए ऑपरेटिंग सरप्लस अराइज नहीं होता। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ भी मार्केट वैल्यू के लिए नहीं होता, दैट्स जस्ट फॉर वेलफेयर, तो अब वहाँ पे भी वेलफेयर है, कुछ मार्केट की वैल्यू नहीं हो रही, तो रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट कुछ जनरेट नहीं हो रहा, तो इसका आंसर भी, मतलब हमने समझ लिया कि जनरल गवर्नमेंट सेक्टर में ऑपरेटिंग सरप्लस अराइज क्यों नहीं होता। ऑलराइट, नेक्स्ट, on account production of services is not included in national income because services are different from goods, services are not productive, it is difficult to measure market value of such services, या फिर none of the above। देखो जब आप खुद से कुछ काम कर रहे हो, इन दैट केस आप उसकी मार्केट वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर मैं बहुत लेमन सा एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल योर मदर इज कुकिंग इन किचन, ठीक है, तो यू डू नॉट हैव अ मेजरेबल वैल्यू कि आप उनको किस उसमें पे करोगे, राइट, यू डू नॉट पे फॉर दैट थिंग। तो यही सेम बात है कि अगर आप ऑन अकाउंट प्रोडक्शन कर रहे हो किसी चीज़ का, तो आप उसकी मार्केट वैल्यू असेस नहीं, मतलब मार्केट वैल्यू मेजर नहीं कर पाते, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, which of the following is irrelevant in the estimation of compensation of employees? Free accommodation provided to school principals, free education of the students whose parents are working in school, wages and salaries in cash, या फिर ओल्ड एज पेंशन। देखो यहाँ पे जो इरेलीवेंट है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का निकालने में, तो उसका आंसर तो हुआ ओल्ड एज पेंशन। अब समझते हैं वाई। सबसे पहले देखो व्हाट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। सी, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ना इंक्लूड करता है एक तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, एक हो गया हमारा पेमेंट्स इन काइंड्स, फॉर एग्जांपल रेंट फ्री एकोमोडेशन, ठीक है, एक होता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट। और यहाँ पे भी पेंशन तो है, बट ये रिटायरमेंट पेंशन नहीं है, ये ओल्ड एज पेंशन है, दैट इज इंक्लूडेड इन ट्रांसफर इनकम। ओल्ड एज पेंशन ट्रांसफर इनकम में आती है। हाँ, अगर ये रिटायरमेंट पेंशन होती तो ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का पार्ट होता, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। दैट्स इट फॉर टुडे। देखो अगर कोई डाउट हो देन डू आस्क, और सबसे ज़्यादा इसके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बेसिकली फॉर्मूलाज डिराइव करना, फॉर्मूलाज डिराइव करना आता है तो पूरा न्यूमेरिकल ही सॉल्व है, समझो, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन डू आस्क। थैंक यू।